एक तो आप मीठा ज़्यादा खाते हो या नमकीन जो भी खाते हो, खाने के बाद कुल्ला ठीक से नहीं करते। चाय बहुत पीते रहते हैं, चाय के बाद कभी कुल्ला करते हो? चाय में क्या मीठा नहीं होता है? चाय में क्या कुछ भी जो भी कुछ रहता है, अरे ये भी मीठा खाओ, अब ये मधुरम है। ये आपको हमने बहुत इसके ऊपर शोध किया, रिसर्च किया कि इसको सही फॉर्म में उपलब्ध करवाया जाए। तो ये गुड़ की फॉर्म में, माने जैसे चीनी होता है उससे भी बारीक, माने ये तुरंत घुल जाता है। अब इसमें मैग्नीशियम है, आयरन है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, सोडियम है, हानिकारक कोई तत्व नहीं है, ट्रांस फैट या कोलेस्ट्रॉल आदि। अब ये भी आप खाएंगे ना, यदि आप, अब इससे आपका जो है हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, कैल्शियम की पूर्ति होगी, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन आपने यदि चाय के रूप में इसको में डाला या दूध में डाला या इसको खाया, आपने खाने के बाद ऐसे ही खा लिया, खाने के बाद गुड़ और ये सब खाते हैं थोड़ा सा, उससे डाइजेस्ट हो जाता है खाना अच्छे से। लेकिन कुल्ला करना पड़ेगा आपको, कुल्ला बहुत अच्छे से करना चाहिए। और हर बार ब्रश नहीं घुमाना चाहिए मुंह में। कुछ लोग इतना ज्यादा ब्रश घुमाते हैं ऊपर से दांतों की कैविटी खत्म कर देते हैं, उससे ठंडा गर्म पानी लगता है। इसमें या तो दंत मंजन को आश्रम का जो सबसे बेस्ट है, 100 साल तक, जैसे कहते हैं ना हमको लंबी उम्र चाहिए, तो आपके दांतों की भी लंबी उम्र हो तो दंत मंजन कीजिए सप्ताह में कम से कम 5 दिन, और टूथपेस्ट कीजिए 2 दिन। कुछ लोगों की उल्टी आदत है, जैसे भी करना हो, लेकिन ब्रश जो है ना उसको बहुत धीरे धीरे करना चाहिए। और खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए उसमें, और मुंह में पानी भर के 4 5 7 बार 8 बार ऐसे पानी निकाल दीजिए थोड़ा थोड़ा। है जी, मधुरम गर्म दूध में डालते हैं, तो वैसे बहुत तेज गर्म का तो नहीं, सामान्य गर्म में चाय भी बनाते तो नहीं फटता। तो पहले प्रॉब्लम आई थी, अभी इसको बहुत परिष्कृत कर दिया। अभी चाय भी बना के पीते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं ना कुछ नहीं जी। पहले किसी को थोड़ी बहुत एक आधी बार प्रॉब्लम आई थी, इसको बहुत परिष्कृत किया है हमने, करीब इसके ऊपर कई साल तक काम करके बहुत अच्छे शेप में करवा दिया। खैर, अब आपको खाने के बाद कुल्ला जरूर करो। अब एक बार पूरी बात हो जाती है, फिर आगे आपसे बात करेंगे। फिर जो है भारी भोजन बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। हम लोग हलवा खाते हैं तो आधा किलो रगड़ देते हैं। लड्डू खाया तो पहले तो गांव में कंपटीशन हो जाता था, 10 20 25 50 लड्डू, पूरा का पूरा जो है वो जो लेके आते थे वो परोसने वाला उल्टा देते थे। ये सब ठीक काम नहीं है ना। ये खाने में कभी कंपटीशन नहीं करना चाहिए। जो भी भारी चीजें हैं, हलवा है, जलेबी है, लड्डू है, ये थोड़ी मात्रा में खाना चाहिए, ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। अच्छा, एक चीज, जो दालें हैं, अनाज है ना, आयुर्वेद में कहा गया तक व एस औषधि नाम सारह, त्वक व एश, छिलका, ये उनका सार होता है। कोई भी दाल धुली हुई नहीं खानी चाहिए। आजकल धुली दालों का एक बहुत गलत रिवाज चल गया है, चाहे वो मूंग की दाल हो, उड़द की दाल हो, धुली हुई दालें खा रहे हैं। और ये गेहूं का जो आटे का चोकर निकाल देते हैं। अब तो पतंजलि की ओर से जो आटा उपलब्ध कराया गया, उसकी 100 टन की रोज की कैपेसिटी है, वो कम पड़ गई, जबकि उसके बारे में कहीं बहुत ज्यादा प्रचार नहीं किया। 100 टन रोज, और वो भी सब जगह उपलब्ध नहीं करा पा रहे। क्यों? हमने उसमें पहली बार वो सिस्टम लगाया, पूरी दुनिया में पहली बार, जिससे कि आटा कोल्ड प्रोसेस से बने, हॉट प्रोसेस से नहीं। हॉट प्रोसेस से उसके विटामिन और पोषक तत्व नष्ट हो जाते थे। फिर उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा चोकर हमने उसके अंदर रखा। आटे में लोगों को सफेद रोटी खाने की आदत पड़ गई, सफेद फुलके। अब सफेद फुलके में क्या होता है, एक तो चोकर खत्म कर दिया, दूसरा ऊपर से चावल की जो टुकड़ी, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, अब गेहूं मिल रहा है 17 रुपए, वो मिल जाता है 7 रुपए किलो। तो ये जो आटा जो है ना, ये भी बड़ा गड़बड़ है। तो छिलका उसका रहना चाहिए ज्यादातर उसमें, वो जो है पेट को साफ करने में मदद करता है, बहुत जरूरी है। दालें जो है वो छिलके वाली लेनी चाहिए। फल भी, कुछ लोगों के ना गलत फहमी है कि सेव का छिलका उतारेंगे तो उसके जो ऊपर के जो पेस्टिसाइड्स हैं वो निकल जाएंगे। भाई, जो घुलनशील है, जो अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, जो वाटर सोलेबल है, वो उसमें तो जो है वो घुल जाएगा। बाकी जो है, जो
ऊपर छिलके में रहेगा वो भीतर भी रहेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर जो रखा हुआ वो अपना वो उतार दिया तो उससे वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो कुछ चीजों के ऊपर ये भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप तो चोकर का काफी प्रयोग भी कराते हैं। क्योंकि चोकर जो है चिकित्सा की दृष्टि से भी इसका बहुत बड़ा उपयोग है। चोकर के हम चाय पिलाते हैं, जिनको खासकर कफ वगैरह हो जाता है तो उससे कफ वगैरह निकल जाता है। कब्जी रहती है, कब्जी के लिए बहुत उपयोगी होता है। चोकर की जो है एक्स्ट्रा डाल करके उसे रोटी भी खिलाते हैं। अच्छा, एक स्वामी जी दांत के विषय में 2-3 बातें और थोड़ा बता देना चाहता हूँ। एक तो देखो प्रायः क्या होता है कि जब हम ब्रश करने वाले लोग भी क्या करते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश करते हैं। तुरंत बाद कभी ब्रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि कम से कम 20 मिनट या 1 घंटा लगाना चाहिए, क्योंकि 20 और 1 घंटे के बाद में स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट जो है ना बैक्टीरिया है, जो अंदर जो है तुरंत ब्रश करोगे तो क्या होगा कि वो अंदर चला जाता है और उसमें जो है जा करके ये स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट जो है ना वो डेंटिन को खराब करता है। जैसे स्वामी जी ने कहा ना कि भाई उससे जो है गरम ठंडा लगता है बड़ा जो है जबरदस्त। तो इसलिए ब्रश जब भी करो तो खाना खाने के 20 मिनट से लेकर के 1 घंटे के बाद में करना, तब जाकर उसका लाभ है। अन्यथा तुरंत करोगे तो उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। दूसरी बात, दांतों की सुरक्षा करने में कुछ लोगों ने ऐसे तत्व बनाए हैं, उसमें खास करके आपके क्या नाम है, ये दही जो है ना ये बहुत उपयोगी होता है दांतों के लिए। ताज़ा दही प्रयोग करिए तो दांतों के बैक्टीरिया को जो है नाश करने में बहुत जो है गुणकारी होता है। तो दही का प्रयोग वैसे मैं कहता हूँ जरूर करो, प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि पेट की कैलोरी को जो है ना दही जो है और से बेहतर कोई प्रोबायोटिक्स नहीं है। तो ये दांतों का जो है ना विशेष। और कूला के जैसे स्वामी जी ने कहा कि कूला बहुत जरूरी है, और खास करके जिनके मुंह से बदबू आती है उसके लिए एक नमक उसमें थोड़ा डाल दो और नमक डालकर उसका कूला करो तो मुंह से बदबू जो आने की प्रक्रिया है ना वो काफ़ी कम हो जाती है। पानी में, गर्म पानी में नमक डाल करके और खाने के बाद गर्म पानी से कुल्ला करना चाहिए, वैसे उससे क्लीनिंग भी होती है अच्छी। खाने वाला सोडा भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, तो उससे जो है ना आपके दांत की अच्छी तरह से, और कुल्ला भी खूब दबाव के साथ खूब अच्छी तरह से अंगुली से ऐसे ऐसे करना चाहिए, ताकि कुल्ला ब्रश नहीं अंगुली से करना चाहिए। तो उससे जो और खूब अच्छी तरह से फोर्स के साथ करना चाहिए ऐसे, ताकि जो दांत में छिपे हुए उनका ना फोर्स के साथ जो है निकल जाते हैं। और कूला हमारी परंपरा का इतना सुंदरतम प्रयोग है कि आज जो है ना विज्ञान भी उसे कहता है कि इससे बेहतरीन कोई दांत की सफाई के लिए दूसरा कोई प्रयोग नहीं हो सकता है। तो इसलिए कूला करने की आदत शुरू से ही बच्चों में हमें डालनी चाहिए यदि हम दांत की सुरक्षा चाहते हैं, क्योंकि दांत बहुत जरूरी है, शरीर स्वस्थ रहना। तो ये आपसे निवेदन करना था कि जो है दांतों के लिए और आंखों के लिए, आंख के लिए कि दिन में 3 बार कम से कम वाश करें, सुबह उठ करके पानी से धोएं, और फिर ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, सर्वांगासन, शीर्षासन या आंवले का प्रयोग। आंवला, एलोवेरा और गिलोय, मैंने कहा 3 औषधियां तो सबको ले लेनी चाहिए, ये आपको आरोग्य के लिए। एक एसएलएस होता है टूथपेस्ट में, और वो बच्चे क्या होते हैं टूथपेस्ट में थोड़ा मीठापन होता है, उसको खा जाते हैं और उससे बच्चों को कई तरह के कैंसर होते हैं। पतंजलि की तरफ से ये पहली बार प्रयास किया गया हिंदुस्तान में कि एसएलएस फ्री टूथपेस्ट बच्चों के लिए बनाया गया। आप अपने बच्चों के लिए इसी टूथपेस्ट का इस्तेमाल कीजिए। इसको प्रचारित करने के लिए यहाँ आपको विशेष रूप से जो है इसको उपलब्ध हमने करवाया। खैर, अब ये कुछ मूलभूत बातें थी और अब हम उपचार की बातें करते हैं। उसके साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत भी आते रहेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा में वमन करवाते हैं, उससे भी जो पित्त का और कफ का संतुलन बनाने में मदद मिलती है। 7 दिन में या 15 दिन में आपको एक बार वमन कर लेनी चाहिए। उसमें कपालभाति आदि करते हैं और आहार आदि नियंत्रित रखते हैं, चबा चबा के खाते हैं और जैसा कि कहारी सब्जियां और इन सब का ध्यान रखते हैं, तो आपको कब्ज आदि नहीं रहता। फिर भी एनीमा आदि भी प्राकृतिक चिकित्सा में काफ़ी देते हैं। उपवास काफ़ी कराते हैं। उपवास और उपासना ये हमारी जीवन पद्धति के बहुत ऊंचे आदर्श हुआ करते थे और हमारी प्राथमिकताएं हुआ करती थी, उपवास और उपासना। कितने दिनों में उपवास करना चाहिए डॉक्टर साहब? कम से कम सप्ताह में 1 दिन तो उपवास करना ही चाहिए। नहीं उपवास कर सकते हैं, पूरा फल पर रह जाइए, रस पर रह जाइए, उससे भी लाभ मिलता है।
क्योंकि सप्ताह में एक दिन आप अपने ड्यूटी की एक दिन छुट्टी देते हो, हॉलीडे मनाते हो, लेकिन जब से पैदा हुए तब से पेट को कभी हॉलीडे देने का प्रयोग नहीं किया है। हॉलीडे क्यों मनाते हैं, छुट्टी क्यों मनाते हैं? इसलिए कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हमारी कार्य कुशलता बढ़ जाती है, हम काम करने में पुनः ताकत से लग जाते हैं। तो वैसे ही आंतों की पेट की ताकत को बढ़ाने के लिए सप्ताह में एक दिन हम छुट्टी देते हैं, तो लीवर बेचारा बहुत खुश हो जाता है, पेट खुश हो जाता है कि किसी भले आदमी के पास पड़े हुए हैं जो मेरा इतना अच्छा ध्यान रखता है। तो एक दिन कम से कम छुट्टी देता है। ऐसे पेट को जो है एक दिन कम से कम छुट्टी दो सप्ताह में, और फिर पेट देखोगे आपका कैसा साथ निभाता है, और बहुत शानदार ढंग से साथ निभाएगा, ये ध्यान रखो। इससे ना फैट का एक तो बैलेंस रहेगा, एक्सेस फैट भी इससे बर्न हो जाता है, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल भी इससे बर्न हो जाता है। माने आंतों को, लीवर को, स्टमक को, इनको सबको विश्राम मिलेगा। जो भी बॉडी में एक्सेस चीजें हैं ना उससे बर्न हो जाएंगी। और पूरा दिन नहीं कर सकते तो आधे दिन उपवास रख लो, शाम को दूध फल आदि ले लो। लेकिन उपवास का मतलब ये नहीं कि फिर शाम को सिंगाड़े का हलवा, आलू का हलवा, फिर कुट्टू की पकौड़ी, फिर जो है 1 दर्जन केला। हमारे गुरुजी कथा सुनाया करते थे, एक की माँ ने उपवास रख लिया तो एक भाई 1 दर्जन केला लेके आके वो खा लिया, दूसरा 1 किलो सेव लेके आगे वो भी खा लिया, तीसरा जो है फिर और कुछ लेके आओगे खा लिया। तो उसका भाई छत पे चढ़ गया, बोला भाई पड़ोसी अपना बच्चा सावधान रखियो, हमारी माँ ने आज उपवास किया हुआ 5 किलो तो खागी, पता नहीं और क्या क्या खाएगी। तो ये जो उपवास के नाम पर जो हम लोग ये और फिर इससे कोई देवी देवता प्रसन्न होंगे? उपवास करने से आपके भीतर ही देवत्व आता है। जब आप जो है आहार आपका बहुत कम होता है और जब उपवास करते हैं तो शरीर के साथ आपका मन बहुत हल्का रहता है, चित्त शुद्ध हो जाता है। तो उपवास सब लेकिन जैसे डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको उपवास में फिर जैसे सेब है, पपीता ये ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। रोगी व्यक्ति के लिए उसको हम लौकी के रस, लौकी खीरा, लौकी का है, खीरा है, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। रस पर रखते हैं। हाँ, तो थोड़ा उसको भी फिर अच्छा रिजल्ट आएगा। तो उपवास जो है ये, और उपासना अर्थात प्रभु की आराधना, भगवान पर भरोसा, विश्वास, ये आप बहुत बल देता है आपको भीतर से। खैर एक स्वामी जी उपवास के विषय में थोड़ा सा महिलाओं से विशेष रूप से कहना चाहूँगा। महिलाएं जो है ना, क्योंकि हजारों महिलाएं मेरे संपर्क में हैं, जैसा हमने उनको बताया उसी प्रकार से करवा चौथ करती हैं। क्योंकि करवा चौथ महिलाओं का बड़ा ही प्रिय उपवास मतलब कि तरीका है। वैज्ञानिक तरीके से उपवास करना उन्होंने शुरू कर दिया है और उसका लाभ मिलता है। क्या होता है, करवा चौथ के दिन भर पानी भी नहीं पीते हैं। हाँ। और रात को चांद दिखा नहीं कि भकोसना शुरू कर देते हैं, और वो भी ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। पराठे खाएंगे, पूरियां खाएंगे, हलवा खाएंगे। इससे क्या हुआ, मैं कहता हूँ जैसे हाथी होता है ना, झील में स्नान करता है और बाहर निकलते हैं जितना धूल उल होता है सब अपने ऊपर उड़ेल देता है। तो ऐसे ही इस प्रकार के करने से हमारा सिस्टम इतना खराब हो जाता है, इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि कल्पना। और ऐसी महिलाएं प्राय बीमार रहती हैं, तो उनके लिए हमने कहा कि देखो कभी भी बिना पानी के उपवास मत करो। ये निर्जला उपवास करती है ये पति की प्रसन्नता के लिए। पति तो पानी अवश्य लिया करो, इसलिए कि जब हम उपवास करते हैं तो शरीर का सारा सिस्टम, क्योंकि जब हम भोजन खाते हैं तो सारी शक्ति उस भोजन को पचाने में लगती है। इसलिए देखते हो ना, खाना खाने के बाद आपको सोने की इच्छा होती है, आलस्य होता है। क्यों होता है, तो सारा खून हमारा पेट की तरफ दौड़ने लगता है, सारी ऊर्जा हमारे पेट की तरफ दौड़ने लग जाती है, दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, इसलिए हमें नींद की महसूस होता है। तो इसलिए ये ध्यान रखो कि उपवास में जो उस शक्ति है जो हम भोजन पचाने में लग रही थी, वो शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन में लगता है, शरीर से विकार निकालने में लगता है, शरीर से जहर निकालने में लगता है। तो उसको जहर निकालने का काम कौन करता है, पानी करता है। पेशाब के रूप में जहर कौन निकालता है, पानी। पैखाने के रूप में जहर कौन निकालता है, पानी। पसीने के रूप में जहर कौन निकालता है, पानी। प्रश्वास के रूप में जहर कौन निकालता है, पानी। तो ये जो है ना, आप उपवास करोगे और पानी नहीं पियोगे तो जहर शरीर के अंदर ही रह करके और बीमारियां पैदा करेगा। इसलिए पानी पीना बहुत जरूरी है, पानी अवश्य पियो। निर्जला उपवास ठीक नहीं होता है। निर्जला उपवास विशेष परिस्थिति में, हम जैसे एडिमा हो जाता है, किडनी के रोग हो जाते हैं, तो उनको हम कराते हैं उनको पानी पर। लेकिन प्रायः जितने भी उपवास करो पानी जरूर पीना, और कम से कम 10-12 गिलास पानी पियो, जिससे शरीर जो है ना डिटॉक्सिफाई हो सके। और जब भी शाम को यदि चांद दिखता है तो उस समय क्या लो,
1 गिलास मौसमी का रस ले लो। फिर दूसरे दिन सुबह के समय फल खाओ या मट्ठा पियो या छाछ पियो, और फिर दोपहर में 4 रोटी खाते हो तो 2 ही रोटी खाओ, फिर शाम को अपने नॉर्मल फूड पर आ जाओ। तो ये वैज्ञानिक तरीके से उपवास करोगे तो उसका लाभ कई गुना रहे ठीक होगा और आप स्वस्थ रहोगे। कहते हो पति के लिए मैं कर रही हूं, तो पति भी आप स्वस्थ तो पति भी स्वस्थ रहेगा, पति भी आनंदित होगा। तो इसलिए जो है ये साइंटिफिक उपवास, विज्ञान सम्मत उपवास जब भी करना हो विज्ञान सम्मत उपवास करना चाहिए। वैसे तो हम मैक्सिमम लोगों को 40 दिन तक सिर्फ पानी पर उपवास कराए हैं, और प्राय 10-12 दिन, 7 दिन, 8 दिन तो हम करा ही देते हैं। और जब हमारे पास कोई रोगी जाता है तो उसको प्राय फलाहार रसाहार पर पहले दिन रोटी बंद करा देते हैं, रोटी बंद कर देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखो, कोई मिलने आता है ना उससे, रोगी से, वो कहता है कि जब से मैं आया हूं तब से खाना ही नहीं मिला है। अब वो समझता है कि अरे ये तो भूखे मारने की चिकित्सा है। लेकिन जब रोगी की हालत देखता है कि अरे तुम तो इतने स्वस्थ हो रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर ये सौंदर्य निखर रहा है, इतने अच्छे लग रहे हो, क्या कारण है? तो कहते हैं यही आहार का, ये जो उपवास है ना, रसाहार फलाहार, उससे क्या होता है, भूख को नहीं मारते, फूड को परिवर्तित करते हैं, उसको सात्विक आहार देते हैं, क्वालिटेटिव फूड देते हैं, गुणात्मक आहार देते हैं, सात्विक आहार देते हैं, जिससे पूरा सिस्टम आपका डिटॉक्सिफाई हो। क्योंकि हम जो आहार देते हैं बड़े साइंटिफिक ढंग से देते हैं, क्योंकि उसमें जो डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है, जो जिसको हम बोलते हैं कैटेनॉइड्स, रेटिनॉइड्स, विज्ञान की भाषा, मेडिकल साइंस की भाषा में रेटिनॉल, मिथाइल जैंथिन, रिडक्टिव एसिड, ये जो इसके ग्रुप के, जैसे कैटेनॉइड ग्रुप में ही हम कम से कम एक व्यक्ति को 900 से लेकर 1100 प्रकार के फाइटोकेमिकल्स हम खिलाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिसमें बीटा कैरोटीन है, बीटा क्रिप्टोजेंथिन है, जियांथिन है, लाइकोपिन है, ल्यूटेन है, ये सारी चीजें। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताओ, ये हेल्थ एजुकेशन ना, उसमें भी न्यूट्रिशन एजुकेशन, इसमें तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में क्या दुनिया में ही बुरी हालत है, करीब 99% लोग न्यूट्रिशन एजुकेशन जानते हैं पूरा। बोलो, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन आता है? तो चलो डॉक्टर साहब से थोड़ी देर पूछ लेते हैं एक एक बीमारी के बारे में, कि उस बीमारी में क्या खाना चाहिए। तो घर पे कर सकते हैं ना, थोड़ा उसमें करोगी ना? हाँ भैया करोगे, तब तो डॉक्टर साहब से को पूछें, नहीं तो ये कोई जो है पेमेंट वाला लेक्चर तो है नहीं कि डॉक्टर साहब को कुछ पैसे देके बुलाया है, ये बोल के चले जाएंगे, आप कहेंगे डॉक्टर साहब ने बड़ी साइंटिफिक बातें बताई, सारी दुनिया के जितने भी रिसर्च थे जो है फूड के बारे में, डाइट के बारे में, वो सब हमसे कह करके गए, बड़ा मजा आया, और फिर जा करके वहीं पिज़्ज़ा खाया। ऐसे नहीं तो इधर मजा आया और उधर पिज़्ज़ा खाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेट के रोगियों को क्या आहार लेना चाहिए? जिनको पेट की बीमारियां है उनको माने रोटी की तौर पर, चावल आदि के तौर पर, या अनाज, कौन सा अनाज खाना चाहिए, कौन सी साग सब्जियां, कौन से फल? देखिए, पेट के लिए जैसे कि मैंने कहा कि पेट की इकोलॉजी को सही रखो, पेट के पर्यावरण को सही रखो, तो इस दृष्टि से जैसे मैंने कहा कि दही बहुत अच्छा रहता है। दही छाछ के पीछे तो ऐसे पड़े हुए हैं, लगता है डॉक्टर नीरज जी का बस चले, हिंदुस्तान को दही पिलाए सुबह से शाम तक। लेकिन ये बहुत जरूरी है। हमारे पास में एक सन्यासी रहते थे, हम बच्चे थे तब देखते थे उनको, स्वामी सत्यानंद जी। अभी उनकी उम्र 90 के आसपास हो गई है, वो कभी बीमार नहीं पड़े, न बीपी, न शुगर, न थायराइड, न हार्ट की प्रॉब्लम, एकदम टनाटन चलते हैं, चलते नहीं दौड़ते हैं। 80 से 90 साल के बीच की उनकी उम्र है। रोज छाछ पीते हो, कम से कम आधा से 1 लीटर रोज छाछ, सर्दी गर्मी। बरसात में कहते हैं छाछ नहीं पीना चाहिए, आयुर्वेद में निषेध किया है, लेकिन वो तो 12 महीना छाछ, और छाछ मिल जाए तो उनको ऐसा लगता है जैसे दुनिया का सारा सुख मिल गया हो, कभी बीमार नहीं पड़ते। तो ये छाछ वास्तव में, मैंने एक तो जीता जी आदमी देखा है, उसने छाछ के ऊपर रिसर्च, 80 साल हो गए उसकी रिसर्च को। तो ये पेट वाला मामला बहुत जबरदस्त है। वैसे पूरे साउथ में भी लोग थोड़ा सा दही या छाछ जरूर लेते हैं। वैसे हमारे यहां पर भी छाछ की प्रक्रिया थी कि तक्र तो बोले इंद्र को भी दुर्लभ है, हैं? अच्छा, घुटनों में दर्द है तो छाछ और पी सकते हैं स्वामी, छाछ, और फिर अस्थमा है, कोई भी छाछ हम देते हैं। अस्थमा का हम इलाज करके हम यहाँ छाछ पिला करके भेजते हैं। कई लोग कहते हैं कि आप पी डॉक्टर साहब ये हो जाएगा, लेकिन उनको हम कहते हैं भाई देख लो, बहुत ज्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन खट्टी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये भी सुन लो, ये कभी तुम 4-5 घंटा जैसे पहले घણા બધા ગુજરાતીઓ છે ને, આ 3 દિવસની ખાટી છાશ પીઓ, હા, એકદમ
उसको पीवे तो ऐसे करंट सा लगता है। ये खट्टी छाछ नहीं पीना, हाँ? ये भी बता दो। ताजी छाछ होनी चाहिए, 4-5 घंटा पहले जमाया हुआ। जैसे इस समय गर्मी का मौसम में 4 घंटे में बहुत अच्छी दही जम जाती है। और दही के रूप में नहीं खाना चाहिए। जब भी दही खाओ ना तो उसे या तो मट्ठा बनाकर खाओ, मथ दो अच्छी तरह से, ताकि उसके जो मोलेकुल्स हैं वो शरीर द्वारा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब और अच्छी तरह से जो है ना उपयोगी बन जाते हैं। या जो है उसमें पानी डाल दो, जैसे 100 ग्राम दही लो और उसमें 125 ग्राम पानी डाल दो तो वो मट्ठा बन जाता है, भले के नाम छाछ बन जाता है। वो छाछ बनाकर पियो और उसकी कैलोरी वैल्यू भी 60 कैलोरी होती है एक गिलास में जो है। तो ये मोटापा के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसके अतिरिक्त जो है ना पेट के लिए एक चीज और मैं बताना चाहता हूं जो बहुत उपयोगी है, जो पेट की बीमारी से ग्रस्त होते हैं, कि जब भी आप रोटी खाते हो ना, रोटी को थोड़ा सा क्वालिटेटिव बना लो। जो पेट के रोगी हैं उसमें क्या करना है कि रोटी को, आटे को 3-4 घंटा पहले गूंद दो तो उसमें खमीर उठ जाता है। और वो खमीर में जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पेट के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो उस खमीर उठी आटे की रोटी, खमीर उठी मोटे आटे की रोटी, जैसे हमारे यहाँ से जो है आटा जो मिल रहा है, महाराज श्री ने कहा कि वो कोल्ड कंप्रेस के द्वारा, कोल्ड जो है ग्राइंडर के द्वारा निकाला जाता है, जिसमें सारे तत्वों की रक्षा हो जाती है। जैसे पहले चक्की होता था ना, चक्की देखा होगा आप लोगों ने घरों में, वैसी चक्की लगाई हुई है। चक्की देखा है क्या? चलो आप लोग भाग्यशाली हो, अपने बच्चों को म्यूजियम में ले जाना दिखाने के लिए कि हर घर में चक्की चला करती थी कभी ये हिंदुस्तान में सुबह 4 बजे। और ये चक्की को मैं जब भी याद करता हूँ, महिलाएं मुझे, माताएं मुझे जरूर याद आती हैं। इसलिए याद आती हैं कि आज जिस माता को देखो, जिस महिला को देखो, उसको पीसीओडी हो रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवरी हो रहा है, कैंसर हो रहा है, सिस्ट बन रहे हैं, गांठें बन रही हैं। क्यों हो रहा है? इसका कारण है, इस पर 1931 में डॉक्टर वार्बर को नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने खोज किया था कि जिस अंग को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, उस अंग में ट्यूमर बनने, चाहे वो मैलिग्नेंट हो चाहे बेनाइन हो, वो शुरू हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए जब चक्की चलाती थी माताएं तो उस अंग को भरपूर ऑक्सीजन मिलता था, भरपूर जो है। और यही कारण है, मैं तो अपने साधकों को बोलता हूं कि भाई स्वामी जी ने कितना अद्भुत काम किया है कि चक्की तो खत्म कर दिया आप लोगों ने, स्वामी जी ने चक्की चालन आसन शुरू करवाया ताकि आप लोग इन सारी बीमारियों से मुक्त रहो। और महिलाओं की जितनी भी गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम को दूर करने में चक्की चालन आसन बहुत उपयोगी है। 50-50 बार घुमाते हैं। और ये चक्की जो है ना, घर पर भी शुरू करो। मैंने अपने हॉस्पिटल में मंगवा करके रखवाया है कि आप लोग पुनः चक्की, रिटर्न टू नेचर, अपने पुरखों की उस परंपराओं की तरफ लौटो जो योगग्राम में चक्की चलवाते। जी हाँ, हम, आपने आटा तो भिजवा ही नहीं हमको। रोगियों के उधर जो है तो जो है ये आगे से रख लेना आप लोग, चक्की वाला आटा। अच्छा, ये गेहूं जो है ना, ये वैसे इसका जो आटा होता है, गेहूं पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है यदि उसको, जैसे आपने बताया ना, 3 घंटे पहले गूंद के रख ले आटा, और उसको अच्छे से गूंदे आटे को, उससे स्वादिष्ट भी होता है। और ये मोटे आटे की विशेषता ये भी है कि आप तुरंत उसको गूंद करके रोटी बनाओगे तो नहीं बनेगा। 3-4 घंटे गूंद कर रख दोगे ना, उसकी रोटी बहुत अच्छी तरह से बनेगी और उसमें खमीर उठ जाता है। और इसके अतिरिक्त ये आटा गूंद के फ्रिज में रखना है या बाहर ही? नहीं, फ्रिज में नहीं रखना। फ्रिज में रखोगे तो फिर खमीर नहीं उठेगा, क्योंकि ये खमीर तभी उठता है जब उसके एंजाइम एक्टिविटी जो है ना, एंजाइम्स उसमें पैदा होते हैं। तो 12 बजे आपको रोटी बनानी है तो 9 बजे गूंद के रख देना। ये बढ़िया बता दिया काम आपको, उससे डाइजेस्टिव हो जाएगा। और जो रोटी है ना उसकी, वो नहीं तो गेहूं पूरी तरह से हजम भी नहीं होता हमारे बॉडी के अंदर। या तो उसको अंकुरित करके खाओ जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, या खमीर वाली प्रक्रिया से खाओ तो डाइजेस्टिव होगा उसकी जो पूरे। इसके अतिरिक्त जो है ना, इस रोटी के कई हमने प्रयोग किए हैं। जैसे खून की कमी हो जाती है तो उसके लिए हमने क्या किया कि ये क्या नाम, पालक के पत्ते के रस में गूंद दो रोटी। पालक का रस निकाल करके उसमें उस आटे को गूंदो। और मैंने कहा कि ये पतंजलि का आटा जरूर इसलिए काम में लो कि ये कोल्ड कंप्रेस का है, कोल्ड ग्राइंडर का जो है ये आटा बना है, तो जो है काफी उपयोगी होगा। बस ये है कि परम श्रद्धेय स्वामी से मैं निवेदन करूंगा कि उसे सर्वत्र उपलब्ध कराएं। अभी अपने आरोग्य केंद्रों और चिकित्सालयों में तो मिल रहा है, नहीं मिलता
कोई नहीं। अभी ये भी नहीं मिलता है स्वामी जी। अभी ये मधुरम मिलने लग गया है, ये बीच में बंद हो गया था, हमारे यहाँ ही करीब नहीं मिलता 1-2 साल बंद हो गया था। हमारे यहाँ नहीं मिलता। हम तो सबको, अभी तो ये क्योंकि रोगी शिविर था इसलिए ज्यादा नहीं तो सारे शिविरों में कई टन खिलाया हमने। पीछे यहाँ का 10-10 हजार की शिविर हुए। तो जहां जहां इसकी दिक्कत है वहां वहां ये आटा, क्योंकि ये कोई इसको उपलब्ध कराने के पीछे हम तो इसको घाटे में चला रहे थे। अभी जाकर के हमने कहा भाई घाटा तो खत्म करो, इसको प्रॉफिट के लिए नहीं, लेकिन लोगों को सही चीज मिले। कचरा खा खा करके बीमार हो रहे हैं सब, है ना। तो ये जहां नहीं मिल रहा है वहां उपलब्ध करा देंगे। आप लोग पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों पर ले लेना। और पेट के लिए और क्या क्या करना चाहिए? ये पेट के लिए तो ये, और दही हमने बताया। इसके फलों में कौन कौन सा फल अच्छा है? फल में पेट के लिए देखिए सबसे बढ़िया नाशपाती जो है, कब्जी को दूर करने वाला, कब्ज को नाश करने वाला नाशपाती। जिनके भी कब्जी रहती है आप चबा चबा के खाएं तो, चबा चबा खाओ तो और अच्छी जूस तरह। बनाने की जरूरत ही नहीं। हाँ, जूस बनाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा खट्टा होता है, किसी किसी को दिक्कत हो तो फिर जूस बना के पी। जिनको दिक्कत होती है वो जो है उसका रस लें और फिर देखेंगे पेट कैसे साफ होता है। आपको एंजिमा लेने की भी जरूरत नहीं पड़े, एंजिमा जैसे पेट की धुलाई हो जाती है बहुत शानदार तरीके से। और कौन सा फल अच्छा रहता है? अनार तो अच्छा रहता है। अनार बहुत अच्छा रहता है। अनार से तो कोलेस्ट्रॉल और हार्ट का भी तो अच्छा रहता है। अनार जो है आपके हृदय रोगियों के लिए बहुत उपयोगी होता है। अनार से खून के नलियों की अंदर की सफाई हो जाती है। इस पर रिसर्च हुआ है, खोजें हुई हैं कि किस प्रकार से नाइट्रिक ऑक्साइड के संवर्धन करता है, खून की नली की पूरी सफाई कर देता है। आंव संग्रहणी के लिए भी बहुत अच्छा होता है अनार जो है ना। और सब्जियों में कौन सी ज्यादा? सब्जी में देखिए एकदम हमारे पेट के आकार का होता है, अमाशय के आकार का लौकी होता है। तो लौकी सबसे बेहतरीन है पेट के लिए। ककड़ी है, आंतों के आकार का होता है, जो लंबी ककड़ी होती है, तो आंतों के लिए बहुत अच्छा रहता है। परवल किसके आकार का? और परवल भी हमारे जो है पेट के अंदर जो है, ये तो पित्ताशय है, पैंक्रियास है। तो पित्ताशय के, खास करके पित्ताशय लीवर के लिए बहुत उपयोगी है। कद्दू तो पूरा गोल मटोल होता है। हाँ, लेकिन स्वामी जी कद्दू बहुत अच्छा होता है। एक तो हो गया वो पेठा वाला हो गया, जो पेठे का रस पिलाते हैं डॉक्टर साहब बहुत ना, खास करके कोलेस्ट्रॉल के लिए और यूरिक एसिड के लिए। कद्दू, एक तो वो कद्दू जो जिससे पेठा बनाते हैं ना, सफेद कद्दू, और एक ये कोड़ा जो पीला वाला होता है, पीला वाला जो होता है ना। तो एक पीले वाले को हम जो है ना बहुत तुच्छ नजरों से देखते हैं, लेकिन जो है ना उसको खाना, लेकिन वो पीला वाला सस्ता बहुत होता है। एक तो सस्ता होता है, तो हम लोगों की मानसिकता है जैसे पहले लौकी बड़ी सस्ती होती थी, अब तो उसके भी भाव बढ़ गए। कैंसर के कई कारणों में से एक एसएलएस से विशेषकर बच्चों को ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर, पेट का कैंसर, स्किन कैंसर और बोन कैंसर से बचाने के लिए भारत में पहली बार पतंजलि आयुर्वेद लाया है। बच्चों के लिए 100% एसएलएस फ्री प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निर्मित टूथपेस्ट दंतकांति जूनियर। जागरूक माँ बाप अपने बच्चों को आज से ही दंतकांति जूनियर टूथपेस्ट का प्रयोग करवाएं और जाने अनजाने टूथपेस्ट निगलने वाले बच्चों को कैंसर जैसी भयावह बीमारी से बचाएं। गृहस्थ बनो तो प्रथम कोटि के बनना, और योगी सन्यासी बनना है तो भी प्रथम कोटि के बनना। शेरविंद कहते थे मुझे कम से कम 100 योगी चाहिए। यही बात स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, मुझे 100 नचिकेता चाहिए। और ऋषिदानंद कहते थे जितना संसार का उपकार एक योगी सन्यासी कर सकता है उतना दूसरा नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अपने जैसे सैकड़ों सन्यासी चाहिए। इन सब महापुरुषों के सपनों को पूरा करना है। आज जरूरत भारत माँ को ऐसे वीर जवानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। जो भाई बहन आजीवन ब्रह्मचारी रहकर पतंजलि योग पीठ के गुरुकुल में वैदिक शिक्षा एवं आधुनिक शिक्षा में निष्णात होकर निष्काम व निर्लोभ रहकर पूरा जीवन देश, धर्म व संस्कृति की सेवा में अर्पित करना चाहते हैं, ऐसे युवक युवतियों के लिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 2 से 12 जुलाई तक श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के सानिध्य में पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में एडवांस योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में भाग लेने के लिए आयु सीमा 18 से 35 वर्ष, शैक्षिक योग्यता 10वीं पास, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट।
पंजीकरण हेतु संपर्क करें 01334240008 244107 246737। आज जरूरत भारत माँ को। कद्दू के बहुत गुण है स्वामी जी। बताइए वो तो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा, इस पर रिसर्च हुआ है। हाँ। जबकि डायबिटीज के लिए मना करते थे। इसके जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना शानदार है कि अच्छा, एक चीज मैंने ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात आई तो मैं आपसे निवेदन करूं कि चावल, ये चावल जो है ना, यदि मैं तो कहूंगा परम श्रद्धेय स्वामी जी से कि चावल भी, ये बासमती चावल जो है ना सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 110 होता है। लेकिन उसी जब आपको जो है ना पर बॉइल्ड राइस लेते हैं, उसना चावल लेते हैं, तो बिल्कुल आधा 55 ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो जाता है। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसको बोलते हैं कि वो कितना जल्दी हमारे खून के साथ मिल करके और शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है। तो प्रायः जो है बासमती चावल खाने वालों को डायबिटीज होने की संभावना बहुत अधिक होती है, बशर्ते जो है उसना चावल या जो सेला चावल या पीला वाला चावल या ब्राउन राइस जिसको हम वैसे बोलते तो ये हैं। जो चावल का छिलका उतार देते हैं ना ऊपर का, ये व्हाइट चावल, ये ठीक नहीं होता। ब्राउन और उसके ऊपर थोड़ा रेडिश कलर का, माने उसको पहले जो कूट के बनाते थे ना चावल, वो जो ये पूरे आंध्र प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर लाखों लोगों पर रिसर्च किया गया कि जो हाथ से कुटे हुए चावल, जो वो जिनकी पॉलिश नहीं उतारी गई है, ये जो राइस मिलों में क्या हो रहा है, चावल राइस मिल जो होती है ना, आप देखना वहां, उसमें चावल को पॉलिश करते हैं। और पॉलिश चावल, वाइट चावल चाहिए ना हमको, वाइट आटा, वाइट चावल, वाइट चमड़ी, इसके चक्कर में सारी दुनिया बर्बाद हो रही है। तो उसकी चावल के ऊपर का जो छिलका, उसका तेल निकालते हैं, उसको बेचते हैं, और इसमें बड़ा, उसमें भी बहुत भयंकर केमिकल प्रोसेस होता है। और वो चावल बहुत खतरनाक है, उसी से डायबिटीज बढ़ रही है, उसी से मोटापा बढ़ रहा है। चावल को और जौ को हमारे यहाँ पर सबसे सात्विक आहार माना जाता है। जो तो आजकल मिलना ही बंद हो गया, अभी हमने शुरू करवाया है, अभी जौ का दलिया शुरू कराया, थोड़ी देर में जौ, गेहूं और चना, इसका जो है मिस्सी आटा भी उपलब्ध कराएंगे आप लोगों को। लेकिन मैं आपको बोल रहा था, ये जो धान है ना, इसको यदि आपको हाथ से कुटा हुआ धान मिल जाए, जिसको पोलिश वाला नहीं है, पोलिश्ड धान अच्छा नहीं होता। और इस चावल को, क्योंकि उसको थोड़ा सा बनाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि आधा 1 घंटा पहले उसको भिगो दीजिए और फिर उसको बनाइए, तो जल्दी बन जाता है। तो ये जो है ना ब्राउन शुगर या ये चावल यदि प्रयोग करना हो तो यही करें। और इसी को, क्योंकि बासमती चावल बिल्कुल वो भी हम वाइट पॉइजन के कैटेगरी में ही उसको रखते हैं तो इसलिए बासमती चावल का प्रयोग देखिए ना, हिंदुस्तानी लोगों ने, पहले अमेरिका में डायबिटीज इतना नहीं था, अमेरिकन लोगों में, हिंदुस्तानियों ने उनकी खाने की आदत को ऐसा चेंज किया कि अमेरिकनों में धीरे धीरे डायबिटीज की संख्या बढ़ती जा रही है। और वहाँ भी वो चावल जो है उगा रहे हैं और बासमती चावल खा रहे हैं, उसका परिणाम भुगत रहे हैं वो। तो इसलिए जो है बासमती चावल की अपेक्षा पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है हाथ कूटा हुआ यदि मिल जाए, हैंड पाउंडेड मिल जाए या ढेकी कूटा हुआ मिल जाए, जो ब्राउन रंग का होता है, हाँ। वह चावल ज़्यादा उपयोगी होता है। और क्योंकि देखो, मैं स्वामी जी को मैं इसलिए बहुत क्योंकि स्वामी जी सिर्फ बातें नहीं किए हैं, उसकी उपलब्धता उन्होंने हर जगह जो हर चीज़ को आपको उपलब्ध कराया, ये सबसे बड़ी खासियत है स्वामी जी की। क्योंकि लोग बातें कर देते हैं लेकिन उपलब्ध नहीं कराते हैं, स्वामी जी ने उसको उपलब्ध कराया। ये जैसे मधुरम उपलब्ध कराया, सरसों का तेल, घानी वाला, कच्ची घानी का, तो ये बिना किसी केमिकल प्रोसेस के, जो ये विशेषता है, गाय का घी अभी। और चलिए, तो पेट के लिए एक तो और ये चावल जो है ना दिमाग के लिए बहुत उपयोगी होता है। आप लोगों को बता दें कि हिंदुस्तान में जितने भी नोबेल पुरस्कार विजेता लोग हुए हैं, वो सारे चावल खाने वाले बेल्ट के लोग हुए हैं और भविष्य में हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी बनेंगे, ये पूरा मुझे विश्वास है, पूरा मुझे भरोसा है। इसके लिए मुझे चावल खाना पड़ेगा थोड़ा सा तो अच्छा, कोलेस्ट्रॉल वालों को
वैसे तो सब लोगों को पता है कि जो फैटी भोजन नहीं लेना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए आहार में जैसे लौकी और जो है इसका आंवले का जूस तो बताते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, पेट के लिए, स्किन के लिए, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। कोलेस्ट्रॉल वालों को और किस किस चीज़ का और वस्कुलर देखिए, कोलेस्ट्रॉल का एक सीधा सा मैं फार्मूला आपको बताता हूँ। आप लोग होटल में खाना खाने गए होंगे कभी, तो होटल वाला क्या करता है कि अंत में जब खाना खाते हो ना, तो एक उसमें कटोरे में थोड़ा नींबू ला कर देता है और गर्म पानी देता है। जब भी उसमें हाथ धोते हो सारा फैट उसमें निकल जाता है, न साबुन से हाथ धोने की जरूरत पड़ती है। ऐसा देखा होगा ना आप लोगों ने, किया वैसे ये अच्छा तरीका नहीं है, वो हाथ झूठा करने का तरीका है, लेकिन उसमें चिकनाई को यूज करते हैं। वो हम नींबू की खासियत बता रहे हैं। तो जितने भी नींबू परिवार के फल हैं, संतरा है, मौसमी है, चकोतरा है, ग्रेप फ्रूट है, नींबू है, ये जितने भी उस फैमिली के मेंबर हैं वो सारे के सारे कोलेस्ट्रॉल को खाने वाले होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने वाले होते हैं, क्योंकि ये लीवर की सहायता से उसका क्या करते हैं, रिसाइकिल कर देते हैं। तो ये जो है विटामिन सी वाले आहार, जितने भी विटामिन सी वाले आहार हैं, आंवला बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा। आंवला का फर्स्ट नंबर दीजिए, वो भी खट्टा है। तो इसलिए जो है साइट्रस फ्रूट और उसमें आंवला, तो ये जितने भी हैं वो सब कोलेस्ट्रॉल को, यानी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाले जहां आहार हैं, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाले कौन कौन से आहार हैं ये भी समझ लीजिए। जिसको हम बैड फैट बोलते हैं, वर्स फैट बोलते हैं, ट्रांस फैट बोलते हैं, तो ये जो है जबरदस्त जो है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाले होते हैं। जैसे अभी स्वामी जी ने बताया कि जितने भी प्रोसेसिंग किया हुआ तेल है, जिसको रिफाइंड तेल कहते हैं, डालडा है, जितने भी जमने वाली चिकनाई है, वो सारा का सारा जो है आपके कोलेस्ट्रॉल को, जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हैं वो कृपया उसका प्रयोग नहीं करें। ये बैड फैट हैं, वर्स फैट हैं। और खास करके तेल भी ध्यान रखो, तेल भी यदि आप प्रयोग में लेते हो और वो गर्म कर लेते हो और फिर उसको दोबारा काम में लेते हो, वो ट्रांस फैट में रूपांतरित हो जाता है, वो जहरीला टॉक्सिक बन जाता है। मैं इनको बोलता हूँ, जो चढ़ाएगा कढ़ाई वो खाएगा दवाई। ये कढ़ाई और दवाई बिल्कुल सही, 100% सही है। तो बचा हुआ तेल कभी भी काम में मत लो। बचे हुए तेल का उपयोग आप मालिश वगैरह में कर लो, दूसरी बात है, लेकिन खाने में कढ़ाई में जो आप तेल रहता है ना, पहले दिन कढ़ाई चढ़ाई, फिर उसका जो तेल बच गया उसको रख दिया, फिर दूसरे दिन उसी को चढ़ा दिया, तो ये जो उसको बार बार गर्म करते हैं ना, वो ट्रांसफैट पैदा होता है उसी से, और उसी से हार्ट अटैक और सारी प्रॉब्लम होती है। और आजकल एक ओलिव ऑयल खाने की बहुत ज्यादा चल रही है, और ओलिव ऑयल के नाम से बहुत लूट मची हुई है देश में। इससे अच्छा है सरसों का तेल, जो अपने देश में नहीं होता ना, उसको हम ओलिव ऑयल और 700-800 और 1000 रुपए किलो बिक रहा है जी। इसलिए सरसों का तेल बिल्कुल 100% परम श्रद्धेय स्वामी ने बताया कि ओलिव ऑयल, क्या नाम है, सरसों के तेल में मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ओलिक एसिड, और ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसलिए सरसों का तेल सबसे दी बेस्ट है हार्ट के लिए। तो सरसों का तेल जो है बहुत ही उपयोगी होता है हृदय रोगियों के लिए, और उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता है। तो इसलिए सरसों के तेल का काम में लीजिए। और इसके अतिरिक्त जो है ना, कोलेस्ट्रॉल के लिए अर्जुन की छाल तो बहुत काम करती है। जी हाँ, और दालचीनी का भी प्रयोग करते हैं। दालचीनी का प्रयोग करते हैं। फिर इसके अतिरिक्त जो है लहसुन का प्रयोग करते हैं। लहसुन बहुत उपयोगी होता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। लहसुन कई तरह से खाते हैं, इसको जो उबाल करके खाते हैं ना, उससे उसके गुण नष्ट हो जाते हैं। तल करके, बहुत से लोग तल करके खाते हैं लहसुन को ना, खाने आदि में। सोयाबीन की बात करें, सोयाबीन को रहने दो अभी। तो अलसी बहुत उपयोगी होता है। अलसी जो है कोलेस्ट्रॉल को जो है खा जाता है। और अलसी का तेल जो है ना, अलसी का पाउडर, ये रोज 30-40 ग्राम जरूर अलसी आप खा सकते हैं। यानी 20 से लेकर के 40 ग्राम मैक्सिमम तक प्रयोग किया गया है। तो अलसी जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हृदय रोगियों के लिए 40 ग्राम तक दिया गया है, और बहुत ही उपयोगी होता है कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में, नियोजित करने इसमें तो ओमेगा 3, विटामिन B12 और ये सब चीजें भी पूरी। ओमेगा 3 मुख्य रूप से ओमेगा 3 पाया जाता है। इसमें आपके लिग्निन्स महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि जो खास करके मेनोपॉजल सिंड्रोम से ग्रस्त रहती हैं उनके लिए, क्योंकि इसमें फाइटोकेमिकल, फाइटोस्ट्रोजन हार्मोन लिग्निन्स है, जो माहवारी संबंधी मेनोपॉजल सिंड्रोम से ग्रस्त होती है। मेनोपॉजल में क्या होता है कि डिप्रेशन होने लग जाता है,
खूब सारे पसीने आने शुरू हो जाते हैं 40-50 साल की उम्र के बाद में, हॉट फ्लैशेस चलते हैं, उनके जो है हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, कैल्शियम डिफिशियंसी हो जाती है, ओस्टियोपेनिया हो जाता है। तो उन सब से लोहा लेने में अलसी जो है बहुत उपयोगी होता है, अलसी बहुत गुणकारी होता है। तो इस अलसी का जो है पानी से खाएं, छाछ में खाएं, दही में खाएं। अलसी का सबसे सुंदर प्रयोग है कि ये मट्ठा में मिला करके अच्छी तरह से खाते हैं। आपके लिए जो है ना खास करके एक तत्व पाया जाता है जो दही में या जो छेना में, पनीर में पाया जाता है, जो हमारे एक एक सेल्स तक पहुंचा देता है। तो इसलिए जो है ये सल्फर एमिनो एसिड्स को बोलते हैं, सल्फर प्रोटीन, सल्फर एमिनो एसिड्स। का अंग्रेजी में नाम बता दो ना। अलसी को बोलते हैं इंग्लिश में फ्लैक्सीड, फ्लैक्सीड बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, और ब्रिटेन की इंग्लिश में बोलते हैं इसको लेनसीड। और हमने जो है अपने योग ग्राम में खेती करवाई है, कल्टीवेशन कराया है, और वहां पर हर रोगी को हमने उपलब्ध कराया है योग ग्राम में, वहां अलसी आराम से मिल जाता है। तो एक तो ये जो है कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण आपको बातें बताई। हृदयामृत और अर्जुन की छाल ये लेने से बहुत जल्दी आपको कोलेस्ट्रॉल में फायदा हो जाता है। एक डॉक्टर साहब फैटी लीवर की प्रॉब्लम बहुत हो रही है आजकल, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, जो हमने अभी बताया ना फैटी लीवर, यानी उसका प्रभाव, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल का सीधा संबंध हमारे लीवर से है। लीवर के द्वारा ही कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। लीवर ही लीवर वैसे 500 प्रकार की दवा बनाता है, 500। अभी तो वैज्ञानिकों की खोज है कि 500 प्रकार की दवा बनाता है, पता नहीं कितने बनाता होगा, ये अभी ज्ञात नहीं है। तो जो चीजें हमने बताई कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए, वही लीवर के लिए उपयोगी है, क्योंकि लीवर ही रिसाइकिल करेगा तो कोलेस्ट्रॉल जो है कम होगा। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखो कि जितने भी साइट्रस फ्रूट हैं, अनार है, संतरा है, मौसमी है, ये सब लीवर के लिए बहुत उपयोगी होता है। मूली के पत्ते का रस ये बहुत गुणकारी होता है। और हमने चिरायता और कुटकी, ये दो जो है ना औषधि का प्रयोग, ये क्या नाम, हमने लीवर के रोगियों पर किया है, बहुत ही शानदार इसका जो है लाभ मिलता है हमारे यहाँ। ये मूली तो पथरी के लिए भी बहुत अच्छा है। मूली जो है, मूली खाने वालों को पथरी नहीं होता है, पेशाब की बीमारी भी नहीं होती है। मूली क्षार पहले पथरी को दूर करने के लिए दिया करते थे, और मूली लीवर के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जॉन्डिस वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और खास करके जो लोग, क्योंकि हमारे पास अभी आप आश्चर्य करोगे 60 साल से 70 साल के लोग जो 70 साल तक शराब नहीं छोड़ी है, तंबाकू नहीं छोड़ी है, वो लोग अभी भर्ती हैं और छोड़ चुके हैं। तो उनके लिए हम विशेष रूप से, ये शराब का सबसे बढ़िया एंटीडोट होता है, जो लोग शराब पीते हैं, वो है नेचुरल चीज दही और इसबगोल हम मिला करके 2-3 बार देते हैं, एक एक बड़े बड़े कटोरी, और उसी पर हम रखते हैं। तो उससे बहुत ही चमत्कार। शराब पीने की इच्छा नहीं होती, शराब पीने की इच्छा भी नहीं होती है स्वामी जी, और उसको डिटॉक्सिफिकेशन में लीवर को, और लीवर वाले रोगी के लिए भी ये बहुत गुणकारी होता है। किडनी के पेशेंट के लिए कम से कम जो है ना, किडनी के गर्म ठंडा सेक हम किडनी का देते हैं, लपेट देते हैं, और आहार में उनको जिस प्रकार से और लोगों को सब्जी देते हैं उस प्रकार से हम दे नहीं सकते हैं। तो इसलिए उनको सब्जियों को छान करके, उबाल करके, ताकि क्या है कि किडनी के जो है ना उसमें पोटेशियम की मात्रा प्राय बढ़ जाती है, और ये जो आहार में हमारा जो सब्जी वगैरह है, फल वगैरह, उसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो है उसको जो है इस प्रकार के जो है सब्जियों को भी उबाल कर हम देते हैं, और नमक नहीं देते, नमक का प्रयोग नहीं करते हैं, मिर्ची मसाले का प्रयोग नहीं करते हैं। बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं उसको सख्ती से हम मना करते हैं कि इन सारी चीज़ों दाल का भी प्रयोग कम मात्रा में देते नहीं लें। दाल है, प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, तो प्रोटीन वाली चीज़ों का भी प्रयोग ना करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो बाहर निकल जाता है। इसलिए प्रोटीन की दृष्टि से थोड़ा बहुत हम छाछ दे सकते हैं, लेकिन दाल वाला चीज़ें और ये सब जो है प्रयोग नहीं करें। और
किडनी का गर्म ठंडा सेक करना बहुत जरूरी है, अच्छा लाभ मिलता है। गरम ठंडा सेक पानी। एक क्या करेंगे कि एक भगोना लेंगे और एक गर्म पानी का भगोना लेंगे और एक ठंडे पानी का, खूब उबलता हुआ गर्म पानी होना चाहिए। उसमें क्या करेंगे कि इसको माइक्रोबायोटिक्स टेक्निक बोलते हैं, जापान की टेक्निक है जो हमने यहाँ पर काफ़ी प्रयोग किया है कि वो सीधे हम गर्म ठंडा करते थे, लेकिन ये अदरक, उसमें जिंजर अदरक डालते हैं, करीब 50-100 ग्राम अदरक जिंजर, उसको कूट करके एक पोटली बनाएंगे और पोटली बनाकर उसका रस उस गर्म पानी में निचोड़ देंगे और पोटली को उसी में छोड़ देंगे, ठीक है ना। और 3 तौलिया लेंगे, एक तौलिए को गर्म पानी का जो है उसमें दोनों किनारा पकड़ के, क्योंकि खूब उबलता हुआ गर्म पानी है तो उसको उसमें डुबाएंगे, निचोड़ेंगे और निचोड़ करके फिर किडनी कहाँ है तो ये हमारा पीछे जो ये थोरोसिस हमारा स्पाइन है उसके ठीक नीचे जो है ये किडनी हमारा है, 12 थोरोसिस नंबर का। तो ये पीछे जो है ना वो गरम 3 मिनट फिर 2 मिनट ठंडा, 3 मिनट गरम 2 मिनट ठंडा, ये क्रम से करेंगे। 3 मिनट गरम 2 मिनट, 1 मिनट ही ठंडा करो, 3 मिनट गरम 1 मिनट ठंडा, और मैं तो 3 मिनट गरम 2 मिनट ठंडा देते हैं, इसमें 1 मिनट जो है ये करेंगे। और जब भी गरम करेंगे ऊपर से सूखे तौलिए से ढक देंगे ताकि रेडिएशन नहीं हो। ठंडा करेंगे तो सूखे तौलिए से ढक देंगे ताकि रेडिएशन नहीं हो। तो ये 3 बार दे करके और फिर ऊपर से किडनी पैक दे देते हैं। किडनी पैक में क्या करते हैं कि एक कपड़ा करीब 1-1.5 मीटर सूती कपड़ा और उतना ही ऊनी कपड़ा, सूती कपड़े को पानी में भिगो करके और किडनी के ऊपर चारों तरफ लपेट देते हैं और ऊनी कपड़े से ऊपर से ढकते हुए उसको लपेट देंगे और ये करीब 1 घंटा 1.5 घंटा रखें। दिन में 2 बार करो। ये ठंडे गर्म पानी का सेक तो किसी भी तरह के दर्द के लिए, सूजन के लिए, सभी के लिए बड़ा उपयोगी रहता है, बहुत उपयोगी होता है। देखो एक और सीधा पेट के जो कब्ज की बीमारी है ना उनको भी बड़ा लाभ करता है। पेट में जिनको सूजन रहती है, वाटर टेंशन रहता है, जहां जहां पर भी सूजन रहती है, और पेट में खास करके सूजन और गैस की, कब्ज की बीमारी के लिए उसका परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है, आंतों को ताकत मिलती है। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं क्या कहने जा रहा हूं। किसी भी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार की सूजन हो, किसी प्रकार के हरकन, धरकन, अकरन, जकरन, खरखराट, फरफराट, सरसराट, जो भी हो, ये किसी प्रकार की अप्रिय संवेदना हो, उस अप्रिय संवेदना का सीधा सा डायग्नोसिस है कि वहाँ पर खून की सप्लाई अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी तरह से नहीं हो रही है, नर्व फोर्स सप्लाई अच्छी तरह से नहीं हो रही है, तो उसे क्या तत्व बढ़ गए, वहाँ विजातीय पदार्थों की मात्रा बढ़ गई। तो उसके लिए क्या करेंगे, गरम ठंडा। एक सीधा सा सिद्धांत है कि गर्म पानी से क्या होता है, कोई चीज फैलता है, ठंडे से सिकुड़ता है। फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना होगा तो वहाँ क्या होगा, सप्लाई अपने आप सही हो जाएगा। तो एक ऑलवेज रिमेंबर, वेयर देयर इज फ्लो देयर इज ग्लो। जहां फ्लो है वहां ग्लो है, तो फ्लो को सही कर दो, ग्लो अपने आप आ जाएगा। ग्लो यानी स्वास्थ्य, ग्लो यानी शांति, ग्लो यानी सौंदर्य, ग्लो यानी आनंद, उल्लास, आह्लाद, उत्सव। तो इसलिए ग्लो को गर्म ठंडा, फ्लो को सही करो। कहीं भी फ्लो होगा तो बिल्कुल सही रहेगा, तो फ्लो को सही करना। अच्छा, ये कि जो है यहाँ पर मोटे और मोटी बहनें भी बहुत हैं। जो मोटे भाई बहन हैं और जो मोटी बहनें हैं, भाई हैं, इनको, मोटे भाई बहनों को क्या आहार में खास लेना चाहिए जिससे कि जल्दी फैट कम हो जाए, और वहाँ योग ग्रह में क्या क्या खिलाते हो मोटे भाई बहन? देखो, मोटापे के लिए हम बता दें कि मैक्सिमम अब तक हमने लोगों के 80 किलो तक वजन कम किया है। कितना? मेरे जैसे एक आदमी में से 1.5 आदमी खत्म। तो 80 किलो तक वजन, तो उसमें आहार का बहुत बड़ी भूमिका है। आहार में ध्यान रखिए कि ऐसे आहार जिसमें कैलोरी की मात्रा कम से कम हो, इस दृष्टि से मैं कहता हूं कि आप कम कैलोरी वाला, भूखे मत रहिए, भूखे बिल्कुल मत रहिए, खूब खाइए, लेकिन खाने की क्वालिटी चेंज कर दीजिए। और क्वालिटी में क्या चेंज करिए, तो मैं कहता हूं कि तन की भी बात मानिए, मन की भी बात मानिए। मन को बड़े प्यार से समझा करके, क्योंकि मन जो है ना गड़बड़ करता है तो फिर मोटापा जो है रुक नहीं पाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मन को एक मित्र की तरह, एक गाइड की तरह उसे जो है प्यार करना सीखिए।
ये जो हम लोगों को हम बताते हैं कि भाई मन को जितना आप अच्छी तरह से रखोगे तो कभी भी वो नेगेटिव थिंकिंग की तरफ नहीं ले जाएगा। बहुत प्यार से रोज उसको जो है ना अच्छी तरह से उसे प्यार करना सीखो। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखो कि खूब पेट को भरो। काहे से भरोगे? खीरा से, ककड़ी से, लौकी से, सब्जी बनाकर खाओ। और अंत में मन को कहो कि ऐ मन, मुझे तड़पाना मत, सताना मत, मैं तेरी बात मान रही हूँ, मैं ऊपर से तेरी देख एक रोटी खा रही हूँ, सब्जी के साथ खा रही हूँ, अब मुझे सताना मत। तो ऐसा मन जो है ना फिर सताएगा नहीं और आप वजन आसानी से कम करते चले जाओगे, क्योंकि इसमें कम से कम आपको कैलोरी मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ हमेशा जो है ना, आप मेहनत जरूर करो। ये श्रम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर को परमात्मा ने ऐसा डिजाइन किया है कि कम से कम रोज 1-1.5 घंटा श्रम होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इनको साइंटिफिक श्रम भी सिखा दिया, एक्सरसाइज साइंटिफिक बता दी। मैंने रोटी में बोलता हूँ, गेहूं की बजाय ये जो दूसरे मोटे अनाज और खास करके जो चने की रोटी, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट लो होता है। तो मैंने इनको बोला है कि चने की रोटी खाओ। ये प्रयोग करवाए मैंने बहुत सी बहनों से, भाइयों से भी। चने की ही रोटी खाओ, और वो भी छिलके वाले चने की, बेसन की नहीं। छिलका सही चना पिसा हुआ हो ना, तो उसकी रोटी खाइए। स्वादिष्ट भी बहुत होती है, पेट पूरा भर जाता है, फिर भूख भी नहीं लगती है ज़्यादा उससे। तो एक तो ये सलाद हो गया। और फलों में क्या खिलाते हो? तरबूजा बहुत खिलाते हो ना? मैं एक प्रयोग बताना चाहता हूँ इन लोगों को। बताओ बताओ। जो हम वहाँ रोगियों को बता रहे हैं और बड़े लाभ उठा रहे हैं कि देखो, वर्षों पूर्व मुझे जो है ना साउथ अफ्रीका की आपके स्टेनबोश यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा सुंदर प्रयोग किया, और हमने अपने उस प्रयोग को अपने रोगियों पर दोहराया। और वो बहुत ही शानदार प्रयोग है जो आप अपने घर में कर सकते हो। और उससे जो है ना, जिनके पेट लंबे लंबे हैं, जिनके पेट की लंबाई चौड़ाई गहराई बढ़ी हुई है, उनके लिए बहुत जो है उपयोगी है। और जिनके घुटने में दर्द रहता है, जिनके कमर में दर्द रहता है, जिनके ज्वाइंट्स पेन रहते हैं, उनके लिए भी चमत्कारिक इसका लाभ मिलता है। और उसको हमने नाम दिया है बैकवर्ड वॉकिंग। जैसे हम सब फॉरवर्ड वॉकिंग चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, तो देखते हो पीठ आपका कितना सपाट है। कितना भी मोटा आदमी है लेकिन पीठ कैसा है? सपाट है। जब बैकवर्ड वॉकिंग करोगे तो पेट भी आपका पीठ की तरह सपाट होने लग जाएगा। पीछे से चलते चलते गिरते नहीं है स्वामी जी? वो ऐसी जगह करें ना, हमारे वहाँ पर तो कोई ऐसा है नहीं, हम वहाँ तो चलवाते हैं। सारे रोगी आप जाएंगे सुबह शाम देखेंगे बैकवर्ड वॉकिंग सारे कर रहे हैं। और इससे जो घुटने का दर्द है ना, घुटने के दर्द में बहुत ही कमाल का लाभ मिलता है, क्योंकि हमारे जितने भी ज्वाइंट्स हैं, उन ज्वाइंट्स के ऊपर इनका प्रभाव इतना कम हो जाता है, दबाव इतना कम पड़ जाता है, जिससे घुटने के दर्द, जितने सारे ज्वाइंट्स के बीमारियों में बहुत अच्छा लाभ करता है। तीसरा जो है, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना, इसमें बहुत सुंदर ढंग से नियोजित हो जाता है, जिससे आपके जो है ना जितने भी कमर दर्द वालों के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन इसमें यही ध्यान रखना, जैसे मैं अपने रोगियों को सलाह देता हूं कि सबसे सुंदर तरीका है, सबसे दुनिया का भयंकर टाइम किलर कोई चीज है हर घर में, तो वह है टीवी। तो टीवी देखते समय आपका कमरा होता है ना, कमरे में जाओ एक छोर से दूसरे छोर तक बैक करते हुए, क्योंकि वहां कोई एक्सीडेंट होने की जरूरत है नहीं। और फिर लौट करके आओ, टीवी भी देखते रहो और अपना वॉकिंग भी 1 घंटा कर लो देखते हुए। और रोगियों ने उसको शुरू कर दिया है कि टीवी भी देख रहे हैं और आराम से जाते हैं और फिर आते हैं, तो उस समय का भी उपयोग हो जाता है। तो ये समय का और प्लस बैकवर्ड वॉकिंग, ये दोनों का मिश्रण जो है ना बहुत ही जबरदस्त आप लोग करोगे, उसी दिन से लाभ होना शुरू हो जाएगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इतना कमाल का ये प्रभाव है, और हमने खुद अनुभव किया है इसका। कितनी देर करवाते हो? आधा घंटा से 1 घंटा तक। उल्टा ही चलाते हो? उल्टा उल्टा सब उल्टे काम शुरू कर दिया आपने। तो ये उल्टा काम सीधा काम है, मतलब जो है। तो इसमें वैसे भी पूरी जिंदगी भर हम सीधे सीधे चलते हैं ना, तो बॉडी का बैलेंस भी बिगड़ता है ना। और आप जानोगे कि पूरे हिंदुस्तान में एक आंदोलन सा खड़ा हो गया। मैं अभी वहां गया था तो कुछ लोग हमारे रोगी मिले, वहां कई लोगों को पूना में चलाना शुरू कर दिया है। तरबूजा हमारा सूत्र है कि जो लोग तरबूज जैसे हैं, तरबूज खाएंगे, लौकी और ककड़ी जैसे पतले हो जाएंगे। तो हम तरबूज कल्प कराते हैं। तरबूज कल्प बताओ। हाँ, तरबूज कल्प में हर एक
आधे एक घंटे के अंदर से जो है ना, भले क्या नाम 2-3 घंटे के अंदर से आप जो है आराम से 300 से 400 ग्राम तक तरबूज खाते रहो, 500 ग्राम तक तरबूज खा लो, 600 ग्राम तक खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर पेट देखो पूरा भर जाएगा। और तरबूज फैट जो बढ़ेगा है नहीं। सबसे बड़ी उसकी खासियत यह है कि उसमें सारे मिनरल्स हैं, सारे विटामिन हैं। उसमें लाइकोपिन एक बहुत ही जबरदस्त तत्व है जो एंटी कैंसरस है, एंटी जो है सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करने वाला, शरीर में जो जहर होता है उसको बड़े शानदार ढंग से डिटॉक्सिफाई करता है, शरीर से इसका जूस जहर तो, को निकालता जूस है। तो ठीक नहीं। जूस नहीं, क्योंकि जूसी है, जूस पीने की जरूरत ही नहीं है इसका। तो वो इससे जो है आजकल बाजार में मिलता है ना तरबूज का जूस पैकेट, वो ठीक नहीं। उसमें देखिए एक चीज मैं बता दूं, यदि जूस आपको बनाना भी है ना तो ऊपर का सिर्फ लाल लाल का जूस मत बनाओ, जो उसका हरा वाला हिस्सा है उसको भी जूस बनाओ, क्योंकि उस हरे वाले हिस्से में कुछ ऐसे आर्गिनिन एक तत्व पाया जाता है, आर्गिनाइन, जो हमारे खून की नलियों की सफाई करता है। ये हृदय रोग के लिए बहुत अच्छा रहता है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा रहता है। और वो कहाँ पाया जाता है? जो लाल के बाद जो सफेद वाला हिस्सा होता है उसमें वो ज्यादा उसकी मात्रा होती है। इसलिए सफेद वाले हिस्से को कभी फेंकना नहीं चाहिए, हम फेंक देते हैं, लेकिन उसका उपयोग लाल वाले हिस्से से भी ज्यादा उपयोगी है। और लाल वाले हिस्से में लाइकोपिन होता है। दोनों के मिश्रण से जो है ना शरीर के अंदर बड़े जबरदस्त जो है ऐसे बायोकेमिकली चेंजेज होते हैं जो आपके जो है यानी जो फैट है उस फैट को जलाने में सहायता करते हैं, फैट को कम करते हैं। लंबे अंतराल